नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र और झारखंड में 20 तारीख को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार पर विराम लग गया है। दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अब मतदान का इंतजार है। मतदान की तैयारियों के बीच एक ऐसी खबर जिसको समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इस खबर से भूचाल आ जाएगा, लेकिन इस खबर से सवाल जरूर खड़े हो जाएंगे। मनसा पर सवाल, आखिर क्या चल रहा है दिमाग में? राजीव कुमार का आयोग क्या सोच रहा है? भाजपा क्या सोच रही है? क्या विपक्षी दलों को चिढ़ाते चिढ़ाते अब मतदाताओं को चिढ़ाने लगे हैं कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है? आखिर कोशिश क्या है? झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी, वैसे लिखा तो जाता है सह प्रभारी, लेकिन वही सारी भूमिका निभा रहे हैं। झारखंड में प्रदेश का संगठन भी उनके सामने नतमस्तक है। शिवराज सिंह चौहान भी सिर्फ रबर स्टाम्प की तरह नजर आते हैं। अमित शाह के सारे मिशन को जमीन पर उतारने का काम वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा करते हैं। अब आप सोचिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा के राज्य की पुलिस हेमंत सोरेन के विधानसभा में मतदान से पहले क्यों तैनात हो? यही खबर है। हेमंत सोरेन की विधानसभा में असम पुलिस की तैनाती हुई है। असम पुलिस की तैनाती पर सवाल इसलिए है, दरअसल ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में दूसरे राज्य की पुलिस नहीं आती। निर्वाचन आयोग अन्य राज्यों की पुलिस फोर्स को अपनी जरूरत के मुताबिक बुलाता है, रिजर्व में रखता है, वो पूरी प्रक्रिया है। लेकिन असम पुलिस के आने पर सवाल खड़े होने के पीछे ठोस वजह है। इस पर हम चर्चा करें उससे पहले संतोष पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष को हम जोड़ ले रहे हैं। और झारखंड से मेरे पास जो विजुअल्स आए हैं, ये हेमंत सोरेन के विधानसभा के विजुअल हैं। ये विजुअल आपको हम पहले दिखा दें। आप देखिए, ये कोई मतलब हवाई बात नहीं है कि ऐसे बस आया और हमने बता दिया कि असम पुलिस है। ये देखिए आपकी ये स्क्रीन सुरक्षा पर। कर्मी बाहर से आए हैं, बाहर यानी असम से इनको लाया गया है। असम के सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर पे। और ये बड़ा दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में असम से, जो असम के असम जो नॉर्थ ईस्ट का प्रमुख राज्य है, उस राज्य से असम से फोर्स मंगाया गया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसके लिए असम से फोर्स यहाँ पे ये आपने देखा करीब करीब खत्म हो गई। इसके आगे ये वही और भी है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये असम पुलिस के जवान हैं। बस ये दिखाना था दर्शकों को कि सामने जो कुछ भी है वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है सामने, तो अब और कोई प्रमाण नहीं देना है। सवाल क्यों खड़ा हुआ? दरअसल मैंने कहा पहले कि कई राज्यों से विधानसभा चुनाव में सुरक्षा की दृष्टि से जरूरत होता है, रिजर्व फोर्स की भी जरूरत होती है, तो मंगाया जाता है आसपास के राज्यों से। निर्वाचन आयोग जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट करता है, बुलाता है। लेकिन झारखंड की जरा सीमा देखिए, चौहद्दी देखिए। झारखंड की सीमा लगती है उड़ीसा से। उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार है। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि उड़ीसा से मंगाते, उड़ीसा में किसी और की सरकार है, कांग्रेस की। भाजपा की ही सरकार है, उड़ीसा से मंगा सकते थे। उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है छोटी सी। उड़ीसा की सीमा काफी बड़ी सीमा लगती है, जो दक्षिण में झारखंड के उड़ीसा की लंबी सीमा लगती है। पश्चिमोत्तर जो इलाका है, वहां पर उत्तर प्रदेश की छोटी सी सीमा लगती है। यूपी से भी मंगा सकते थे। बिहार की बड़ी सीमा लगती है। पूरा झारखंड का उत्तर पूरा बिहार की सीमा है। झारखंड के पूरब में वेस्ट बंगाल की सीमा एक लंबी सीमा लगती है। मुझे लगता है कि बिहार और बंगाल की सीमा करीब करीब बराबर होगी झारखंड से जो लगी। बहुत बड़ी सीमा है जो झारखंड का बंगाल से लग रही है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है, पश्चिम के तरफ, पश्चिम दक्षिण में हल्का सा, वहां पर जो है छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा लग रही है, उड़ीसा की,
बंगाल की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की। बंगाल छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में आपकी ही सरकार थी, भाजपा की सरकार, या साथ ही में नीतीश कुमार के साथ सहयोगी एक दल एनडीए की सरकार। फिर सीमा राज्य लांघ करके असम पुलिस लाने की जरूरत क्यों थी? सवाल इसलिए खड़ा हुआ है, असम पुलिस लाने की जरूरत क्यों थी? आप लोग मैप जाकर के देखिएगा, वैसे मैं स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं। ये मैप आप देख करके गौर से देखिए कि झारखंड से असम की दूरी देखिए, असम से झारखंड का ट्रेवल देखिए। ये फोर्स डिप्लॉयमेंट कितना मतलब मुश्किल पैदा करेगी। फिर भी क्यों? क्या कोई जिद है? क्या कोई प्लान है? ये समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी शासित राज्यों के भी न ला करके उस राज्य से जहां पर आज की तारीख में अगर हम कहें तो भाजपा का जो ये गुजरातियों की, दो गुजरातियों की जोड़ी है, इनका सेनापति, असली सेनापति योगी आदित्यनाथ नहीं, असली सेनापति हिमंता बिस्वा शर्मा, उस सेनापति को उस झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी। और उसी राज्य से, जिस राज्य से प्रभारी आया, उस प्रभारी उस राज्य से आया नहीं है, उस राज्य का मुख्यमंत्री है। मैं अपने शब्द सुधार देता हूं, आया में तो लगता है कोई भी ऐसे आ जाता है। उस राज्य का मुख्यमंत्री है, उस राज्य का पूरा सिस्टम उसकी मुट्ठी में है। उसी राज्य की पुलिस डिप्लॉय की जाती है, लाई जाती है चुनाव में। संतोष, आपने तो कई चुनाव कवर किए, आपने राजीव कुमार वाले आयोग को भी देखा है, अलग अलग राज्यों में भी आप फील्ड की रिपोर्टिंग में जाते रहे, वहां राज्य निर्वाचन आयोग को देखते रहे। ये मुझे पुलिस बुलाने पर कोई ऐतराज और सवाल मेरा नहीं है। असम से क्यों आई? क्या प्रभारी अब जिस राज्य में जाएगा, प्रभारी अपने राज्य का पुलिस भी लेके आएगा? ये क्या है व्यवस्था भाई? देखिए बिल्कुल आशीष जी, और जब आप ये जिक्र कर रहे थे ना कि झारखंड के पड़ोस में कौन-कौन राज्य है, तो मुझे 2002 का एक वाकया याद आता है। मैं शुरुआत उसी से करना चाहूंगा। 2002 का वो वाकया, वो गुजरात का दंगा, जिसने ये कहा जाता है कि तथाकथित तौर पर एक देश में नए हिंदू हृदय सम्राट को जन्म दिया था। गुजरात में ये नरेंद्र मोदी उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, वो पब्लिकली कई बार सार्वजनिक मंचों पर, टीवी डिबेट्स में, जब वो मुख्यमंत्री रहा करते थे तब जाया करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की उन्होंने कहा था, जब मेरे गुजरात में दंगा हुआ तो मैंने सबसे पहले फोन किया अपने पड़ोसी राज्य को। कहा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और इन तीनों राज्यों ने मुझे पुलिस भेजने से मना कर दिया। यानी उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री को याद आ रहा था कि पड़ोसी राज्यों से मदद लेनी चाहिए। आज 2024 में जमाना इतना बदल गया है कि चुनाव आयोग को या राजीव कुमार जी को ये लग रहा है कि नहीं, झारखंड में चुनाव कराना है तो झारखंड के पड़ोसी राज्यों से पुलिस नहीं बुलानी है। पुलिस कहां से बुलानी है? उस राज्य से बुलानी है जहां का मुख्यमंत्री उस राज्य में चुनाव लड़ रही, यानी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही पार्टी का सह चुनाव प्रभारी है। देखिए, एक चीज बड़ी सिंपल कही जाती है राजनीति में कि परसेप्शन का खेल होता है, आपकी छवि कैसी होती है। जब आप इस तरह की चीजें करते हो, जब आपको पता है कि वहां किस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा डील कर रहे हैं, किस तरह से भाजपा की पूरी इकाई उन्होंने ले रखी है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो पहले मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी, वो एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं। रघुवर दास, जो कि राज्यपाल बनाकर भेज दिए गए बगल के पड़ोसी राज्य उड़ीसा में, पूरी कोशिश वो करते रहे कि मैं वापस झारखंड की सक्रिय राजनीति में आ जाऊं, प्रधानमंत्री तक से गुहार लगा बैठे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो इतने पावरफुल राज्य की ही पुलिस को अगर आप लेके आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मतदाताओं को संदेश दे रहे हैं कि हम आपको ठेंगे पे रख रहे हैं। कोई लोक लिहाज नहीं, कोई परंपराओं का ध्यान नहीं, कोई इस तरह का लिहाज नहीं है कि आप कम से कम कहीं तो पब्लिक को ये बताओ कि नहीं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाहते हैं। आप सीधे सीधे मतदाताओं को बता रहे हो कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कहीं का भी बटन दबाओ, हम तुम्हें ठेंगे पे रख रहे हैं, हम इस लोकतांत्रिक परंपराओं को ठेंगे पे रख रहे हैं, हम करेंगे अपनी मनमर्जी की, चाहे तुम हमारी आलोचना करते रहो या चाहे कुछ भी करते रहो। यहाँ याद वही चीजें आ रही जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी कि मुख्यमंत्री को राजधर्म का पालन करना चाहिए। चुनाव आयोग को याद टीएन शेषन साहब की आ रही है, पता नहीं राजीव कुमार जी क्या सोचकर बैठे हुए हैं। हालांकि इसका जवाब भी तैयार है आशीष जी। देखिए, टेक्निकली जवाब क्या आएगा
कि देखिए चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, राज्य निर्वाचन अधिकारी ने इसको किया है, जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम वो कहेंगे कि राज्य सरकार ने ही तो डीएम अपॉइंट किए हैं। डीएम भले ही राज्य सरकार के अपॉइंट होते हैं, लेकिन चुनाव के समय चुनाव अधिकारी उनको कंट्रोल करता है। और फिर डीएम भी इंसान है, आईएएस अधिकारी, उनको भी पता है कि भविष्य में कौन उनको ज्यादा बड़े पद पे दे सकता है, तो निश्चित तौर पर वो उसी के लिए काम करेंगे जो उनको भविष्य में ज्यादा फायदा पहुंचाने की हालत में। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं जितने भी आईएएस होते हैं, डीओपीटी केंद्र सरकार के अंडर आता है, उनका एक बड़ी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। यूपीएससी एक बड़ी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। हमने मायावती के जमाने में देखा कि मुख्य सचिव हुआ करते थे, बाद में माफ कीजिएगा, मुख्य सचिव ने एक अधिकारी हुआ करते थे जो सीबीआई के डायरेक्टर बन के आए, मायावती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जब मायावती दोबारा मुख्यमंत्री बनी तो उनकी पेंशन की फाइल ही क्लियर नहीं होनी थी, तो वो सीबीआई डायरेक्टर रिटायर होने के बाद कई सालों तक इसी बात को लोग जूझते रहे कि मेरी पेंशन की फाइल मिल जाए। तो इन तमाम चीजों के बीच जो भी तर्क भाजपा देगी, ये सीधा सीधा ये बता रहा है कि नहीं, आपने लोक लिहाज को पूरी तरह से ठेके पर रख दिया है और आप पूरी तरह से मतदाताओं को ये बता रहे हो कि नहीं करेंगे हम अपनी मनमर्जी की। और ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन ये निष्पक्षता पर सवाल नहीं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, इसके संकेत हैं। ये मुझे मतलब कहते ना कि प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है ना। और ये क्या एक कुल मिला जुला करके ये एक मतदाताओं को इनडायरेक्टली मनोवैज्ञानिक धमकी भी तो नहीं है कि तुम्हारी इच्छा कुछ भी हो, तुम किसी को भी जिताना चाहो, हम बदल देंगे तुम्हारी परीक्षाओं के हिसाब से, नतीजे बदल देंगे। तो ये मतदाता को ये लगे कि भाई क्योंकि ये भाव मैं देख रहा हूं, ये ग्राउंड पर जमीन पर एक भाव है। आप भी अगर फील्ड में इधर निकले होंगे, एक भाव है कि आदमी कहता है कि नहीं मोदी को वोट तो नहीं देंगे, लेकिन चुनाव जीत जाती है भाजपा, वो अंत में वो मशीन का वो हो जाता है। ये 100 में 70 लोगों के जुबान से आज की तारीख में निकल रहा है। अभी हरियाणा के मतदाता यही कह रहे हैं। हाँ, तो क्या ऐसे लोगों में ये इनडायरेक्टली जैसे ऐसी जो ऐसे एक्टिविटीज होते हैं, ऐसे कदम उठाए जाते हैं, क्या एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की, मनोवैज्ञानिक धमकी देने की कोशिश कि यार छोड़ो, आदमी सोचे अरे छोड़ो क्या वोट डालना यार, देख ही रहे हो असम पुलिस भी ले आया, वो देखो असम पुलिस खड़ी कर दिया है, पहले राजीव कुमार था ही, राजीव कुमार हिमंता, ये सब कहाँ, इसमें हमारा वोट देना बेकार है यार, घर बैठो कुछ भी करो, हम चाहे किसी को, बनेगा वही जिसको वो दिल्ली में चाहेंगे साहब। तो ये क्या मतदाताओं को हतोत्साहित नहीं करेगा? देखिए बिल्कुल हतोत्साहित करेगा। और एक दूसरी चीज है, देखिए पुलिस बल या सुरक्षा कर्मी की भूमिका चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होती है। चूंकि मैंने बहुत सारे चुनाव ग्राउंड जीरो पे जाके कवर किए हैं, तो मैं जानता हूं कि मतदाता जब वोट करने जाता है तो अंदर तो बाद में जाता है, वो अंदर जो हाथ पे निशान लगते हैं या वोटर लिस्ट देखी जाती है, जो गेट पे खड़ा सुरक्षा कर्मी होता है या उससे 200 मीटर दूर जहां टेबल और बैनर लगते हैं, वहां पे जो सुरक्षा कर्मी खड़ा होता है रोकने के लिए, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वो इस अंदाज में खड़ा होगा कि नहीं जो भी अपोजिशन वाले आएंगे मैं उसको वोट देने जाने नहीं दूंगा, तो किसी भी तरह से हड़का सकता है। अगर वो हड़का के सिर्फ इतना ही 4 लोगों से, 4 महिलाओं से पूछ ले कि वोटर लिस्ट दिखाओ, अपना वोटर आई कार्ड दिखाओ, पहचान पत्र दिखाओ, तो उसके बाद वाली जो महिलाएं हैं वो वोट करने नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये खबरें आग की तरफ फैलती है कि अरे वहां पे जो है वो बहुत पूछताछ कर रहे हैं, बहुत सख्ती कर रहे हैं और अजीब सी हड़का के बात कर रहे हैं, तो महिलाएं वोट देने नहीं जाएगी। यही बात आम मतदाताओं में होती है। देखिए मतदाताओं को लोकतंत्र में भगवान माना जाता है, लेकिन जब भगवान अपने अधिकार या अपना जो जनादेश, अपना जो आदेश देने जाता है, उस समय जो वहां सुरक्षाकर्मी मौजूद है, अगर वो टालमटोल की स्थिति करता है, अगर वो बदतमीजी करता है, अगर वो हड़का के बात करता है, तो निश्चित तौर पर ये खबरें ऐसी फैलती है और मतदाता फिर घर से निकलकर वोट डालने की बजाय घर बैठना पसंद करता है कि छोड़ो यार कौन इस झंझट में फंसे। और शायद ये तब काम करता है आशीष जी, जब 3-4-5% के वोट का डिफरेंस हो, यानी मुकाबला जब कड़ा होता है, तो ये 4 से 5% वोट जो है ये सुरक्षा कर्मी ही प्रभावित करने का मादा रखते हैं। और हम और आप जानते हैं कि आजकल की जो चुनावी राजनीति है उसमें इस 4-5% वोट का न पड़ना या 4%-5% वोट का दूसरी तरफ पड़ जाना या दूसरी तरफ के मतदाताओं का बाहर निकल आना और एक तरफ के मतदाताओं का बाहर निकल के नहीं आना, इसका फर्क पड़ता है। दूसरी बात और, शाम की जो लाइनें लगती हैं, देखिए एक चुनाव आयोग का पीरियड होता है कि जब तक आपका मतदान का समय है उस समय तक अगर बूथ के अंदर जो भीड़ आ जाती है, फिर वो 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक को उनको वोट देना है। लेकिन जो आखिरी के आधे घंटे
हैं उस बूथ के अंदर मतदाताओं को घुसने देना या ना घुसने देना, हम और आप सिद्धांत और आदर्श की जितनी बात कर ले, ग्राउंड जीरो पे वास्तविकता यही होती है कि जो सुरक्षा कर्मी होता है उसकी बहुत चलती है इस बात को तय करने में कि किसको अंदर बूथ के अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। और ये करके कहीं ना कहीं इस तरह से चुनाव आयोग ने, राजीव कुमार जी ने एक शंका पैदा कर दी है मतदाताओं के मन में। और निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि लोग ये सोचते हैं कि वोट किसी को भी दे, जिताती तो मशीन ही है। और जब ये भी उनके मन में बैठ जाएगा कि अब तो पुलिस भी आ गई है, अब तो हम किसी और को भी दे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, तो ये निश्चित तौर पर झारखंड में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है उसको प्रभावित करेगा। और खासतौर से जब वो कहा जाता है कि आप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जा रहे हैं, देखिए ये तमाम राजनीतिक परंपराओं और नैतिकताओं को एक तरह से ठेंगा दिखाने वाली बात है। और वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग एक बार फिर से दिखा रहा है। और जो उसकी रेपुटेशन बन गई है पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की, वो उसी रेपुटेशन को पुख्ता बना रहा है कि नहीं, हम तो दब गए हैं, हम तो खत्म हो गए, हमें चुनाव परंपरा, निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें तो जो हमें कहा जाता है, जो ऊपर से आदेश आता है, हम उसी आदेश को करते हैं। जी आशीष। ये बरहेट बहुत परेशान कर रखा है। बरहेट में पहले देखिए कितना यहाँ पर खेल हुआ। पहले जो प्रस्तावक मंडल मुर्मू, सिद्धो खानों के वंशज हैं मंडल मुर्मू का ऑपरेशन जबरदस्त वो ऑपरेशन था। दरअसल अगर वो ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो गया होता तो जैसे एक चंडीगढ़ मॉडल आया था, मसीह का मॉडल, उसके बाद दूसरा मॉडल सूरत मॉडल याद होगा आपको। सूरत मॉडल में जो है जो प्रस्तावक थे वो प्रस्तावक ही लापता हो गए इन वक्त पे। प्रत्याशी ने ऐसा खेल किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रस्तावक बनाने के बजाय, लोकसभा चुनाव के वक्त की बात है, वो अपने साले को और उनके कितने पार्टनर को, इन सबको प्रस्तावक बनाया और ऐन वक्त पे गायब कर दिया, पर्चा खारिज। उसके बाद इंदौर मॉडल आया जहां पर बम प्रत्याशी का नाम था कांग्रेस के, वो फुस्सी बम निकला, वो एकदम ऐन वक्त पे चला गया, नामांकन वापस लिया, निर्दलीय हो गया। इस सबसे खतरनाक मॉडल होने जा रहा था वो तो, अगर मुख्यमंत्री नहीं होते हेमंत सोरेन तो मॉडल हो गया होता पास, सक्सेसफुल हो गया होता। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में, और इस मामले में तो हेमंत सोरेन की तारीफ करनी होगी कि इतने छोटे राज्य का एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी सामान्य तौर पर नेशनल मीडिया में चर्चा नहीं होती, लेकिन लगातार सबसे ज्यादा बार बीजेपी के ऑपरेशनों को फेल करने में अगर कामयाब कोई रहा है तो हेमंत सोरेन। इस मामले में कभी चर्चा नहीं होती हेमंत की, लेकिन करनी होगी। कितनी बार छत्तीसगढ़ एक बार ले जाकर के विधायकों को बचाया सरकार, उस शख्स ने बंगाल में पैसा पकड़ाया तब बचाया सरकार, जेल डाला तब 4 बार ऑपरेशन हुआ है टोटल 5 साल में, और 4वां ऑपरेशन फेल। और 5वां ऑपरेशन में, 5वां, और इसमें थोड़ा बताऊं, 5वां ऑपरेशन था ये बरहेट में अगर हेमंत सोरेन की खुफिया को, एजेंसी को, उनके कान अगर और आंख बिल्कुल चौकन्ने नहीं होते तो चुनाव से आउट थे। क्योंकि ये पूरा जो प्लान था, प्रस्तावक बनाया था मंडल मुर्मू को हेमंत सोरेन ने। मंडल मुर्मू एकाएक गायब होते हैं, आपको याद होगा, वो चले जाते हैं निशिकांत के घर। निशिकांत के घर वो गुप्त मुलाकात होती है और वहां पर जो तय होता है, हमने उस समय बताया था कि वहां पे तय होता है कि रांची जाकर के बड़े नेता के पास जाएंगे और वहीं पे, वहां से ये सेफ हाउस में चले जाएंगे। और सेफ हाउस में तब नामांकन अभी जो है का दौर पूरा नहीं हुआ था और नामांकन वापसी, नामांकन जांच की प्रक्रिया बची हुई थी। सेफ हाउस में चले जाएंगे, प्रस्तावक गायब, प्रस्तावक डिसोन कर देगा, जी हमने नहीं किया था, हम नहीं थे वहां, हमारी सहमति नहीं थी, नामांकन खारिज हो जाता, खत्म खेल। लेकिन इन्हें वहां से जैसे निकले गोड्डा से, ये रास्ते में हेमंत सोरेन की पुलिस ने इनको पकड़ लिया, मंडल मुर्मू को। और तब तक ये पता नहीं चला कहां पे हैं, जब तक नामांकन वापसी की आखिरी तिथि और सब कुछ खत्म नहीं हो गया, वो पूरी प्रक्रिया। फिर जब आजाद हुए तो आखिरकार भाजपाई हो ही गए, वो फिर भाजपाई हो गए मंडल मुर्मू। तो ये जो वहां से शुरू हुआ था। अब एक और चीज याद दिलाऊंगा, रामपुर मॉडल आपको याद है, उत्तर प्रदेश का रामपुर मॉडल, उपचुनाव, उसको, उस रामपुर मॉडल पर बहुत लोगों ने चर्चा किया कि रामपुर में भाजपा जीत गई विधानसभा का उपचुनाव। अयोग्यता के बाद की बात है, वो आकाश सक्सेना जो तमाम केस आजम खां पर मुकदमे और ये सब, बहुत सारे वीडियो आए थे कि पुलिस वाले कैसे महिला मतदाताओं से बात कर रहे थे। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने रामपुर मॉडल इसीलिए याद दिलाया
रामपुर उस मॉडल मॉडल को क्या? यहाँ दोहराने की करते कोशिश हो रही है यहाँ पे। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, रामपुर मॉडल। नहीं, बिल्कुल देखिए, रामपुर मॉडल क्या था, ये रामपुर मॉडल ही नहीं, आपने जो तमाम मॉडल का जिक्र किया हमारे गौतम बुद्ध नगर में हो चुका है कि रमेश चंद्र तोमर गाजियाबाद से भाजपा के कई बार के सांसद थे, कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भर दिया उन्होंने, नाम वापसी की तारीख हट गई, उसके बाद वो बैठ गए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, भाजपा में हाँ। वापस शामिल। तो कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं बचा। ये तमाम चीजें आपकी राजनीतिक नैतिकता पे सवाल उठाती है। अभी जो रामपुर वाला मॉडल था, देखिए आप चुनाव लड़िए, फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव हराइए, आप निश्चित तौर पर जीतिए, लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी कोई जनता तय करे कि चुनाव हराना और चुनाव जिताना वो जनता का काम है। लेकिन जब आप इस तरह की चीजें करते हो और खासतौर से खुल के करते हो, जब आप कहते हो कि नहीं मुझे कोई डर नहीं है, मैं लेके आऊंगा असम की पुलिस, कोई कह के तो देखे, कोई आलोचना करके तो देखे, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, तब आप कहीं ना कहीं उन तमाम प्रक्रियाओं पे एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हो, जिन प्रक्रियाओं से गुजरकर आप देश के प्रधानमंत्री बने हो, आप देश के मुख्यमंत्री, आप किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने हो। एक और बात आशीष जी जो आप कह रहे थे, देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा, देखिए यहाँ पे लड़ाई सिर्फ वही नहीं है, कोई ऐसा बैठा है दिल्ली में जो ये चाहता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा की जो राजनीतिक हैसियत है बढ़े, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट में मिला के लोकसभा की सिर्फ 25 सीटें हैं और अगर उनका मुकाबला योगी आदित्यनाथ से करवाना है, जिनके पास उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, तो उनका कद यानी असम के मुख्यमंत्री का कद इतना बड़ा करना होगा कि वो योगी आदित्यनाथ के कद को छोटा कर सके। और इसलिए देखिए पिछले कुछ सालों में असम के मुख्यमंत्री की भी रैलियां पूरे देश में लगाई जा रही है, चुनावी रैलियां लगाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में उपराष्ट्रपति चुनाव में जो उन्होंने खेल किया, जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी को कन्विंस किया कि ममता बनर्जी ने अपने ही उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन एक तरह से नहीं किया और उस जगदीप धनखड़ का समर्थन किया जिसको बतौर राज्यपाल रहते हुए ममता बनर्जी ने जिसकी नाक में दम कर दिया था, इनडायरेक्टली उन्होंने उसका सपोर्ट किया। ये जो समर्थन जो ममता बनर्जी ने इनडायरेक्टली समर्थन मैं इसको कहता हूं, ये तब दिया था जब ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़ और हेमंत बिस्वा शर्मा की एक गुप्त मुलाकात हुई थी पश्चिम बंगाल में, उसके बाद ये फॉर्मूला बना। तो अब अगर नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटें आ जाती है, पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी से सेटिंग हो जाती है और झारखंड में अगर वो अपना अस्तित्व बना लेते हैं एक तरह से और पूरे देश के राज्यों में वो रैलियां करते हैं, तो वो योगी आदित्यनाथ के मुकाबले खड़े हो पाएंगे। और जब हम योगी आदित्यनाथ वर्सेस शर्मा की लड़ाई देखते हैं, तो आप जो कहते हैं ना कि दो, नंबर 1 और नंबर 2, तो नंबर 1 और नंबर 2 भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। एकता दिखती है बाहर से, एकता उतनी है नहीं, और इसलिए हेमंता के लिए चुनाव जितवाना, देखिए शिवराज सिंह चौहान की बजाय हेमंता के लिए चुनाव जितवाना बहुत जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान एक तरह से अपनी, आप भले ही लोग कुछ भी कहे, एक तरह से वो आखिरी पारी खेल रहे हैं। अब उनका नंबर 2029 में चूंकि ओबीसी नेता है तो नंबर तभी आएगा जब योगी वर्सेस शर्मा हो जाए, नहीं तो अब सबके सामने एक बड़ा सवाल है 29 में कौन, और ये लड़ाई उसी की है कि नंबर 1 और नंबर 2 दोनों कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो अपने आदमी को फिट करके जाए। और इसलिए झारखंड का जो चुनाव है वो सिर्फ झारखंड की नियति और किस्मत तय नहीं करने जा रहा है, झारखंड का चुनाव ये तय करने जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी में बड़ा नेता कौन बनेगा। झारखंड का चुनाव ये तय करने जा रहा है कि क्या आरएसएस की इतनी हिम्मत होगी कि वो खुलकर योगी आदित्यनाथ का उसी तरह से समर्थन कर सके जिस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे का समर्थन किया और प्रधानमंत्री को खुलकर फिर नए नारे के साथ आना पड़ा। आज बीजेपी नेताओं की बड़ी समस्या क्या है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा तो बोलते हैं, लेकिन साथ में योगी का भी नारा बोलना पड़ता है कि कहीं वो नाराज ना हो जाए और बाद में 29 में आए तो हमारा उस तरह से बुरा हाल ना कर दे जिस तरह से मोदी जी दिल्ली में आने के बाद उन नेताओं का कर रहे हैं जिन्होंने उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनको बहुत ज्यादा मान सम्मान या तवज्जो नहीं दी थी। तो ये जो लड़ाई है झारखंड की, और यही वजह है, देखिए इसमें हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं कि पुलिस वहां पे जाके धांधली करेगी, लेकिन ये लड़ाई परसेप्शन की है। जब आपको पता है कितना महत्वपूर्ण चुनाव है तो आप उसी स्टेट की पुलिस को वहां क्यों लगा रहे हैं, ये सवाल सीधा सीधा चुनाव आयोग पे खड़ा होता है और निश्चित तौर पर भाजपा पे भी खड़ा है सवाल। बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं फिर से कह रहा हूं, सीधी सी बात है कि झारखंड ऐसा तो है नहीं कि झारखंड कोई द्वीप है, उसके अगल बगल पूरा पानी ही पानी, समंदर है। उस झारखंड की सीमा से ट्रांसपोर्टेशन, आखिर में आप हमारी बात मत मानिए, मैं हमेशा कहता हूं दर्शकों की बारी बात ऐसे नहीं मान लो कि जी बोला इन्होंने तो बड़ी अच्छी बात बोली होगी, हम भी गलत बोल सकते हैं। आप लोग खुद देखिए, झारखंड से जमीनी सीमाएं पूरे छोटा से झारखंड के 5 राज्य लगे हैं, 5 राज्य से मंगवा लेते भैया, और आराम से वो ट्रांसपोर्टेशन में वो 4 घंटे 3 घंटे, सीमावर्ती इलाकों से 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे में पुलिस लाइन से जो है पुलिस पहुंच जाती सब राज्यों से।
लेकिन सात समंदर पार, वो कौन सा गाना था, ले ले ये हो, तो सात समंदर पार से आप पुलिस मंगवा रहे हैं मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के इलाके में आने, किसी विधानसभा में लगाने के लिए वहां से मंगा रहे हैं। बगल से पुलिस आती, राज्य की सीमा पार करती, दूसरे राज्य में घुस जाती है। ऐसा भी तो नहीं है कि राज्यों के बीच बाड़बंदी है फिर तार काटने पड़ते। हम लोग तो चुनाव में घूमते हैं, पता ही नहीं चलता कई बार कि एक राज्य से दूसरे राज्य में घुसे तो फर्क ही जल्दी नहीं पता चल पाता। आधा खेत दूसरे स्टेट में, आधा खेत दूसरे स्टेट में, इस टाइप का दिख जाता है। आप चले जाओ हरियाणा से पंजाब में, हरियाणा से यूपी में, अभी हरियाणा के इलेक्शन में आए, यमुनानगर में लकड़ियां कटी पड़ी रहती है, पता चलता है कि जो है 4 बोटा यूपी में, हरियाणा में पड़ा है और 14 बोटा यूपी में पड़ा है, यमुनानगर में लकड़ी का काम पूरा है। तो ऐसा तो था नहीं, आराम से ही होता। हाँ, असम से आने में बहुत लंबा दूरी है, वो तो हमको देखने में लग रहा है कम से कम 1000 किलोमीटर की दूरी पड़ जाएगी, 800-1000 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी। खैर करिए भाई, आपके हाथ में आप कुर्सी पे बैठे हो, हाथ में ताकत है, पावर है, ऊपर आपकी छतरी लगी हुई है साहब की, तो आप आराम से करिए, शेरो शायरी करिए और मनमानी करिए। शेरो शायरी भी अच्छी करिए तो अच्छी बात है, वो ट्रक के पीछे लिखे हुए शेर पढ़ते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार, तो थोड़ा अस्तर और घटा देते हैं। खैर मतदान कीजिएगा, ये ध्यान मत दीजिए पुलिस कहाँ की आई है, ये आपको अवेयर करने के लिए कार्यक्रम किया है। इससे आपको मतदान करने में जरा भी झिझकने की, घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका अधिकार है और ये आपकी सेवा में आपके मतदान को सुगम बनाने के लिए लाए जाते हैं। डिस्टरबेंस पैदा करें तो वीडियो बनाइए, आज की तारीख में सोशल मीडिया है, वायरल कर दीजिए। कहाँ तक मुंह छिपाएंगे, कहाँ तक जबरदस्ती अपनी मनमानी करेंगे। है, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद संतोष, आपने वक्त निकाला। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।